तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए बेहतरीन वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम जो हमारा बैच हमने शुरू किया है बेसिक टू एडवांस एसएससी स्पेशल 1.0, इस बैच के अंदर हमारी जो पहली क्लास थी वो हो चुकी है। और उस क्लास के अंदर हमने बिल्कुल ही इंग्लिश को बिल्कुल से शुरू करना चाहिए, असल में वहाँ से शुरू किया है। तो वो क्लास आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। उस क्लास के अंदर अगर हम बात करें तो सीधे पॉइंट पे आते हैं कि उस क्लास के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो मैं बात करूं कि उस क्लास के अंदर मैंने सबसे पहली बात यही डिस्कस कर ली थी कि भाई जो इंग्लिश होती है ये क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है। ये बात मैंने आपके साथ उस पिछली क्लास में डिस्कस की थी। और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो लैंग्वेज होती है ये जनरेट होती है साउंड से। कहाँ से जनरेट होती है दोस्तों? साउंड से ये लैंग्वेज आपकी जनरेट होती है। अब साउंड के बाद हम जब आगे बढ़े तो कौन सा पॉइंट आया था कि भाई साउंड्स की ही रिटन फॉर्मेशन जो होती है, यानी कि साउंड्स की जो रिटन फॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाती है? इसकी रिटन फॉर्मेशन जो होती है वो क्या कहलाती है? लेटर्स कहलाती है। ये बात भी मैंने आपको बताई थी, क्या कहलाती है? लेटर्स। तो साउंड्स की रिटन फॉर्मेशन लेटर्स कहलाती है। यहां तक हम कल पहुंच गए थे। सारी बातें यहां तक क्लियर हैं। जो भी मैंने बातें बताई थी साउंड्स के बारे में, जो भी मैंने आपको नॉलेज दी थी, सारी क्लियर है बिल्कुल। तो साउंड्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये दो प्रकार के साउंड्स हो जाते हैं आपके। एक तो आपके वॉवेल साउंड और दूसरा आपके कॉन्सोनेंट साउंड। दूसरा कौन से हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हो जाते हैं, एक तो वॉवेल साउंड्स हो जाते हैं और एक कॉन्सोनेंट साउंड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के आपके साउंड्स होते हैं। ओवरऑल कितने मैंने बताए थे कि 44 साउंड्स होते हैं, जिसमें 20 आपके वॉवेल होते हैं और 24 आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। ये बात डिस्कस की थी हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम लेटर्स पे आ गए थे। फिर मैंने आपको लेटर्स के बारे में जानकारी दी थी। मैंने बताया था कि जो लेटर्स होते हैं वो साउंड्स की ही रिटन फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? साउंड्स की रिटन फॉर्मेशन। और ये लेटर्स जो है वो टोटल कितने हैं? 26। इनको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स ये भी आपके दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स। अब बात करते हैं वॉवेल जो होते हैं इसमें वो 5 होते हैं और 21 आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये सारी नॉलेज हमने कल की वीडियो में दी थी। आई होप आपको कल की वीडियो में ये सारी बातें क्लियर रही होंगी। तो आज हम यहाँ से लेटर्स से आगे बढ़ने वाले हैं कि लेटर्स से आगे क्या आता है। ठीक है, तो मैं बता दूं लेटर्स से आगे जो चीज आने वाली है वो आने वाला है बर्ड। क्या आने वाला है? बर्ड। आज हम बर्ड को पढ़ेंगे कि बर्ड होता क्या है, फिर थोड़ा सा बर्ड की फॉर्मेशन को भी समझेंगे और चीजों में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई इस चीज का आप ये शॉर्ट व्यू है, अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो भाई देखते हैं कि आगे क्या चीज इसमें देखने को मिलेगी हमें। हमने कहा कि आज हम वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ड को अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। देखिए आपने इसकी जो परिभाषा है वो जिस तरीके से आपने याद की है, क्या याद की है इसकी डेफिनेशन? तो आपने इसकी डेफिनेशन याद की होगी कि भाई क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिसका मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए, वो आपके वर्ड कहलाते हैं। ये डेफिनेशन याद की है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। असल में ये डेफिनेशन बनेगी किस तरीके से उसको हम आपको बताते हैं। देखो ऐसा होगा कि जो वर्ड होते हैं असल में अगर आप देखेंगे तो इस वर्ड शब्द को ही ले लो। वर्ड शब्द के अंदर अगर आप देखोगे तो WORD ये 4 लेटर्स का क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वर्ड शब्द है ये 4 लेटर्स का क्या है, तो आप कहेंगे सर या तो आप इसको ग्रुप कहेंगे या क्या कहेंगे? कलेक्शन कहेंगे। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये क्या है? कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स है। क्या है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो असल में वर्ड्स होता क्या है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है। जो वर्ड्स आपके होते हैं वो क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ लेटर्स होते हैं। लेकिन 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 लेकिन
क्या बात याद रखनी है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो होते ही हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने कह दिया कि जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर्स होते हैं। ठीक बात, लेकिन क्या सर ये वर्ड, अब आपने कलेक्शन ऑफ लेटर्स की बात की तो चलो मैं इसी से बना के दिखाता हूं, DORW। क्या ये कोई वर्ड हुआ? मुझे बताओ, क्या कोई ये वर्ड हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा है, अब आप कहेंगे सर ये तो इस कंडीशन को एक तरीके से जस्टिफाई कर रहा है, पूरी तरीके से सूटेबल है इस कंडीशन में, बट लेकिन फिर भी ये वर्ड क्यों नहीं है? रीजन क्या है इसके पीछे? देखो मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि भाई केवल वर्ड होना यही कंडीशन नहीं होती है वर्ड के लिए कि केवल कलेक्शन ऑफ लेटर्स हो गया इसका मतलब वो एक शब्द हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए एक वर्ड जो होता है वो कब पूरी तरीके से वर्ड बनेगा, तो उसके लिए कलेक्शन ऑफ लेटर्स का होना जरूरी है। और दूसरी बात क्या होना जरूरी है, ये पहली बात हो गई कलेक्शन ऑफ लेटर्स, और दूसरी बात मीनिंगफुल साउंड। क्या चीज? मीनिंगफुल साउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, मीनिंगफुल साउंड्स, समझ रहे हैं ना, मीनिंगफुल साउंड। तो जब भी ये दो चीजें हमें मिल जाएंगी, यानी कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स हमारे पास हो और उसकी एक मीनिंगफुल साउंड हो, तो वो क्या कहलाएगी? वर्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्ड कहलाएगी। आ गया ना समझ में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी वर्ड कहलाएगी। समझ रहे हैं ना? तो क्या होना चाहिए? कलेक्शन ऑफ लेटर्स होना चाहिए जिसकी एक मीनिंगफुल साउंड होनी चाहिए, वो क्या कहलाता है? आपका वर्ड कहलाता है। बस ये बात है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं वर्ड से थोड़ी सी फॉर्मेशन से। देखो भाई जो वर्ड होता है असल में ये बनता कैसे कैसे है, तो भाई मैं अगर बात करूं तो ये जो वर्ड होता है वो कुल मिलाकर तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक तो इस वर्ड का, एक मुझे बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जो पेड़ होता है वो असल में कैसे कैसे बढ़ता है, उसके मोटे मोटे पार्ट्स बताओ मुझे, तो आप मुझे क्या क्या गिनाओगे पता है? कहोगे सर एक तो जड़ होती है, एक तना होता है और एक उसके फूल पत्ते होते हैं। तीन चीजें आपने गिना दी मोटी मोटी, मैं भी यही तीन चीजें गिनाने वाला हूं। देखो वर्ड के अंदर क्या होता है, एक तो इसकी रूट होती है। क्या होती है भाई? रूट होती है। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, एक प्रीफिक्स होता है। क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। और यहां पे बात करें तो प्रीफिक्स आपके पीछे लगते हैं, ठीक है, यहां पे ये प्रीफिक्स यहां लगेगा, आगे प्रीफिक्स, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रीफिक्स आपका आगे लगेगा और सफिक्स जो होते हैं वो पीछे लगेंगे। ठीक है, ये आपके उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो इनको उपसर्ग कहते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? और इन दोनों को ही अगर हम बात करें, प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करें, तो इनको पूरी तरीके से क्या नाम दिया जाता है? एफिक्स। क्या कहते हैं इनको? एफिक्स। ठीक है, और एक हम बात आज आपको और बताएंगे, क्योंकि ये जो बात चल रही है हमारी वो वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड चल रही है, यानी कि पूरी नॉलेज आज हम आपको वर्ड के बारे में देने वाले हैं, A to Z नॉलेज, कि असल में वर्ड है क्या। समझ रहे हैं ना बातों को? देखिए मैंने पहली ही क्लास में जब शुरू किया था तो मैंने कहा था कि डायरेक्ट नाउन पढ़ना मतलब सबसे बड़ी बेवकूफी। नाउन को डायरेक्ट नहीं जाएंगे, नहीं तो आप ये कंफ्यूज होते चले जाएंगे कि सर नाउन फ्रेज क्या है, कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है, कि ये फ्रेज वो फ्रेज, ये क्लाउज वो क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज की ये सेंटेंस वो सेंटेंस, बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे फिर चीजों में। तो इसीलिए जो चीजें क्लियर करा रहे हैं पहले उन चीजों को क्लियर करिए, उसके बाद हम नाउन पे चलेंगे ना। समझ रहे हैं बातों को? बिल्कुल। तो मैंने कहा डायरेक्ट नाउन को नहीं पढ़ना है, पहले जो है बेसिक खत्म करेंगे, तभी तो नाउन को पढ़ेंगे ना बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल का बैच रहेगा। तो देखो वर्ड के बारे में मैंने आपको क्या जानकारी दी, मैंने कहा वर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि केवल कलेक्शन ऑफ लेटर्स का ही होना जरूरी नहीं है। जब भी आपका एक वर्ड होगा तो उसके लिए क्या होंगी? दो कंडीशन अवेलेबल होती हैं, एक तो भाई कलेक्शन ऑफ लेटर्स होने चाहिए और दूसरी बात मीनिंगफुल साउंड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मीनिंगफुल साउंड्स होनी चाहिए, तभी वो क्या बनेगा? एक वर्ड बनेगा। अब देखो वर्ड की फॉर्मेशन से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि वर्ड की फॉर्मेशन एक तरीके से पेड़ की तरह समझ लो। पेड़ में क्या होती है? तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, एक तो उसकी जड़, दूसरा उसका तना और तीसरे फूल पत्ती। तो यही तीनों चीजें यहां पे रहेंगी। सबसे मेन चीज जड़,
सबसे मेन चीज जड़। कोई भी वर्ड तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसकी जड़ सही ना हो। जड़ होगी तभी तो पेड़ बनेगा। हाँ ठीक है, बात करते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। ये समझ लो तना और पत्ते, फूल पत्तियां हैं आपकी। ये बढ़िया तरीके से तभी काम करेंगी जब आपका रूट सही होगा। रूट होगा तभी इन दोनों का मतलब है, वरना वैसे इनका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि सर ये एफिक्स जो है, इससे रिलेटेड एक बात हमें बता दीजिए, इससे रिलेटेड बात बता दीजिए कि ये एफिक्स होते क्या है ना। ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये एफिक्स क्या चीज है, ऐसे कैसे आपने लेके आ गए एकदम से। समझो देखो, एफिक्स जो होते हैं वो वे शब्द होते हैं कि जब को उनको आप किसी शब्द में यूज कर लोगे ना, किसी भी शब्द में आप यूज कर लोगे तो होगा क्या, वो शब्द का मीनिंग पूरी तरीके से पलट जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं करके। मैंने क्या बताया कि इसके साथ जब भी आप इसको यूज करोगे, एफिक्सिस की खास बात यही होती है कि जब भी आप उसको यूज करोगे तो वो क्या करेंगे भाई, किसी ना किसी वर्ड का, जैसे आपने रूट में यूज कर लिए एफिक्सिस, एफिक्सिस है, ये क्या है एफिक्सिस, समझ रहे हैं ना, यानी कि दो हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। तो एफिक्सिस को जब आप किसी वर्ड के साथ यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, उसका मीनिंग बदल देगा। देखो प्रूव करते हैं इस चीज को कि कैसे मीनिंग बदलता है। देखो बात करें तो मैं एक वर्ड आपको फॉर्म करके दिखाता हूं। मैंने लिखा काउंट, क्या लिखा मैंने, काउंट, क्या लिखा है, काउंट। देखना ध्यान से, बढ़िया तरीके से चीजों को समझना, बिल्कुल बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। यही कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो मैंने काउंट लिखा है, यहां पे मैंने क्या लिखा है, काउंट। काउंट मतलब गिनना, यानी कि डेफिनेटली ये क्या है, एक वर्ब है। क्या है, वर्ब। तो यहां पे ये हमें वर्ब दे रखी है, क्या दे रखी है, वर्ब दे रखी है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने इसमें ये मैंने इसको क्या मान लिया, रूट मान लिया। क्या मान लिया इसको कि ये एक रूट है। क्या है, रूट। अब रूट तो हमें मिल गया, इसका मतलब इसमें आगे कुछ प्रीफिक्स लगेगा और पीछे इसमें कुछ ना कुछ सफिक्स लगेगा। सोचो क्या कर सकते हैं। तो माना मैंने इसमें अन जो है वो आपका प्रीफिक्स लगा दिया और जो है एबल आपका वो मैंने इसमें सफिक्स लगा दिया। तो अगर आप इस पूरे वर्ड को अब जोड़ लोगे तो ये अनकाउंटेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अनकाउंटेबल। क्या बन गया, अनकाउंटेबल बन गया। अनकाउंटेबल का मतलब है कि अब इसकी देखो क्या क्या इसमें परिवर्तन हुआ। अब ये देखना है कि जब हमने एक वर्ड को फॉर्म किया कि केवल क्या था हमारे पास, रूट थी एक, रूट से हमने क्या किया, उसमें एक आपका सफिक्स लगाया, एक आपका प्रीफिक्स लगाया और एक नया शब्द तैयार हो गया, यानी कि वर्ड से वर्ड फॉर्मेशन हो गई। तो अब अगर हम बात करें तो यहां पे इसकी भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या थी, यहां पे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब थी, बट लेकिन यहां पे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों क्या हो गई, एडजेक्टिव हो गई। तो देखा, जब हम एफिक्सिस को किसी भी वर्ड के साथ यूज कर लेते हैं तो क्या क्या फर्क होता है, ये बातें आपको याद रखनी है। देखो पहला फर्क जो पड़ता है वो ये होता है कि इसका अर्थ बदल जाता है। क्या होता है दोस्तों, अर्थ बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। ये पहली बात होगी, ये पहला फर्क पड़ेगा। दूसरा फर्क यहीं पे क्या पड़ेगा कि अर्थ तो बदल ही जाता है, साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये भी आपकी चेंज हो जाती है। तो देखो ये तीन बातें कुल मिलाकर आपको दो बातें ये याद रखनी है कि जब भी आप एफिक्सिस का यूज करेंगे, जब भी आप एफिक्सिस का यूज करेंगे तो देखो दो काम होंगे, एक तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा और दूसरा उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाएगी। देखो हमने यहाँ पे काउंट यूज किया, काउंट मतलब गिनना, ये एक वर्ब है, आपको पता है, सीधे सीधे रूट लिया था हमने। अब ये देखो गिनना मतलब ये COUNT वर्ड है या नहीं है मुझे बताओ। तो आप कहेंगे सर कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, उसका मीनिंग भी निकल रहा है, इसका मतलब ये शब्द है। तो शब्द ही तो लिया है मैंने, और शब्द में मैंने क्या किया है, ये मैंने आपका सफिक्स लगा दिया है, ये मैंने प्रीफिक्स लगा दिया। और जब मैंने इसको टोटल जोड़ा, टोटल जब मैंने इसको ऐड किया तो ये एक मेरे पास नया शब्द निकल के आ गया, अनकाउंटेबल। कौन सा शब्द निकल के आ गया, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल मतलब ऐसा जिसे हम गिन ना सके। बट यहां तो ये गिनती की बात कर रहा था, गिनना, यहां पे गिनना हो रहा था, बट यहां पे तो बात ही अलग हो गई। यहां पे क्या कह रहा है कि जो गिना ना जा सके। तो देखो अर्थ में बदलाव हुआ, और जब अर्थ में बदलाव होगा तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो एफिक्सिस का ही यूज होता है। तो एफिक्सिस मतलब क्या होते हैं कि भाई जो जब भी आप इनको यूज करेंगे एक वर्ड के साथ में तो क्या होगा, जे अर्थ को
परिवर्तित कर देंगे। क्या करेंगे, ये जब आएंगे वर्ड के साथ में तो क्या करेंगे, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी ये चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जैसे मान लो नाउन है तो उसको वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, अगर मान लो वर्ब है तो उसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। कुछ इस प्रकार से ये चीजों को चेंज करते हैं। तो अब एफिक्सिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है बच्चों के माइंड में, वो क्वेश्चन मैं क्लियर कर देता हूं। देखो कुछ लोग कहते हैं कि एफिक्सिस जो होते हैं, यहीं पे मैं क्लियर करता हूं इस बात को। कुछ लोग कहते हैं कि जो एफिक्सिस होते हैं इनका मीनिंग होता है, कुछ कहते हैं इनका मीनिंग नहीं होता है। हालांकि ये इंग्लिश के जो विद्वान लोग हैं उनका मानना है। कुछ कहते हैं कि इसका मीनिंग होता है, ठीक है, और कुछ कहते हैं कि इसका मीनिंग नहीं होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये बात लिख लें, ये बात आप इसको नोट कर ले कि जो एफिक्सिस होते हैं उसके साथ दोनों कंडीशन संभव हैं। इसका मीनिंग हो भी सकता है और इसका मीनिंग नहीं भी हो सकता है। देखो ये एग्जांपल, मैंने यही एग्जांपल क्यों लिया वो भी मैं बता रहा हूं, उसका रीजन। ये एग्जांपल मैंने इसलिए ये लिया क्योंकि इसके अंदर एफिक्सिस की ये दोनों कंडीशन अप्लाई हुई हैं, दोनों की दोनों कंडीशन। देखो कैसे करके, मैंने यहां पे एक वर्ड क्या लिया था, काउंट। काउंट एक वर्ब थी जिसका मतलब था गिनना। उसके बाद मैंने ये यहाँ पे एक सफिक्स लिया और ये यहाँ पे प्रीफिक्स लिया। मैं आपसे अगर पूछूं तो क्या सफिक्स की कोई भी हिंदी मतलब निकल रहा है? देखो ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है क्योंकि एक से ज्यादा लेटर्स हैं, तो ग्रुप ऑफ लेटर यानी कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो है। क्या इसका कुछ भी मीनिंग निकल रहा है? कोई भी मीनिंग निकल रहा है? तो आप कहेंगे सर नहीं, तो इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो ये क्या है, मीनिंगलेस है। ये क्या चीज है भाई, मीनिंगलेस है। समझ रहे हैं ना, ये क्या है, मीनिंगलेस है। तो जब ये मीनिंगलेस हो गई, जब ये मीनिंगलेस हो गई तो यानी कि हमारा जो एफिक्सिस की पहली कंडीशन थी वो यहाँ पे पूरी हो गई कि भाई एफिक्सिस का हिंदी मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये पहली कंडीशन को फॉलो कर गया कि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है, यानी कि अन का कोई भी सेंस नहीं होता है। अब बात करते हैं ये मे बी वाली कंडीशन कैसे इसमें फॉलो होगी। तो देखो मैंने कहा कि एफिक्सिस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके प्रीफिक्स और एक आपके सफिक्स। ठीक है, तो सफिक्स से तो देख लिया हमने देख लिया कि भाई प्रीफिक्स जो था उसका तो मीनिंग कुछ निकल रही रहा था। तो इसका मतलब एफिक्सिस में जो मे नॉट वाली कहानी होती है कि भाई इसका मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो नहीं होने वाली तो कंडीशन फॉलो हो गई। अब देखते हैं क्या इसका मीनिंग संभव है, तो देखते हैं भाई। देखो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जो सफिक्स दे रखा है, ये जो प्रत्यय दे रखा है, इसका मतलब है एबल। एबल की अगर हम बात करें तो जो एबल होता है इसका मतलब होता है योग्य, काबिल। योग्य, काबिल, इसका मतलब है कि इसका तो सेंस निकल रहा है क्योंकि ऑलरेडी कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, और दूसरी बात है मीनिंगफुल है। दूसरी बात है मीनिंगफुल है, इसका मतलब ये वर्ड है और मीनिंगफुल है, तो इसका मतलब ये दूसरी वाली कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो आपको ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो एफिक्सिस होते हैं उनका मीनिंग होता भी है और नहीं भी होता है। अगर कोई भी पूछ ले कि प्रूव करके दिखाओ, तो भाई ये एग्जाम्पल उसके सामने आप दे सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने ये चीज आपके माइंड में क्लियर कर दी, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं बचा एफिक्सिस से रिलेटेड। बहुत बढ़िया, तो ये छोटी सी वर्ड फॉर्मेशन को भी आप सीख लिए, आपने ये चीज भी सीख ली, ठीक है। अब इससे आगे क्या होगा, जब हम बात करते हैं वर्ड्स की, तो वर्ड्स में ये तो वर्ड्स फॉर्मेशन की बात हो गई। असल में इनको कैटेगरी बेस्ड डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है कि अब हम इनको कैटेगरी बेस्ड पे डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके डिवीजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कैटेगरी बेस्ड पे इनको कैसे डिवाइड किया गया, कैसे इनको क्लासिफाई किया गया, वो सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे, बहुत ही इजी तरीके से आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो करते हैं आपके डाउट्स क्लियर इसमें। तो देखो भाई, देखो इस तरीके से पढ़ने का मजा ही अलग होता है। सबसे पहले हमने क्या कहा था भाई, जो इंग्लिश होती है, हमने इसके बारे में आपको क्या बताया कि ये एक लैंग्वेज होती है।
पहली बात हमने यही बताई थी आपको, ये क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज पैदा किससे होती है भाई, साउंड से पैदा होती है। ये बात हमने आपको दूसरी बताई थी। कहाँ से पैदा होती है, साउंड से। साउंड्स की जो भाई रिटन फॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाती है, इसकी जो रिटन फॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाती है, लेटर्स कहलाती है। क्या कहलाती है, लेटर्स। समझ रहे हैं ना। फिर लेटर से ही हमने बताया कि ये कलेक्शन बनता है इनका, और वो क्या कहलाता है, वर्ड्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ड्स। तो ये सफर अब तक हमने तय कर लिया है, ये इतना सफर हम तय कर चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज जितनी थी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की मैं आपको दे चुका हूं। अब हम बात कर लेते हैं जो वर्ड्स की जो कैटेगरी बनती है, असल में जिस तरीके से हम वर्ड्स को याद करते हैं। देखो असल में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वर्ड्स को कैटेगरी में डिवाइड किया क्यों गया, है ना, ये भी तो पता होना चाहिए। तो असल में था ये कि वर्ड्स की अगर हम थोड़ी सी जरा इसकी परिभाषा पे ध्यान दें तो हमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा क्यों किया गया। देखो भाई था ये कि अगर वर्ड्स की डेफिनेशन की बात करें तो क्या था कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स था। क्या था भाई, कलेक्शन ऑफ लेटर्स था। ये सभी लोग जानते हैं कि ये क्या था, कलेक्शन ऑफ लेटर्स था। वो भी कैसा, कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो था ही था, साथ ही साथ क्या था, मीनिंगफुल होना उसका जरूरी था। क्या होना जरूरी था, मीनिंगफुल साउंड, ये भी होनी जरूरी थी। तो ये कुछ इस तरीके से था, यानी कि मीनिंगफुल साउंड होना उसका जरूरी था, ये चीजें। तो अगर हम यहां पे देखें तो इस वाले पॉइंट पे आप गौर करो। केवल मैंने कहा कलेक्शन ऑफ लेटर्स, तो भाई इस दुनिया में तो पता नहीं कितने करोड़ों बन जाएंगे कलेक्शन ऑफ लेटर्स जिनके मीनिंग निकल रहे होंगे, बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वोकैब कितनी है एसएससी के अंदर, अगर आप बात करें तो आप कहेंगे सर एसएससी के अंदर और वोकैब लगभग मान के चलो होंगे 16-17 हजार वोकैब। तो देखो 16-17 हजार वर्ड्स तो यहीं आ गए, वो भी जब हम उनको कैटेगरी बेस्ड पे डिवाइड करके पढ़ते हैं कि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है। इस तरीके से जब हम कैटेगरी बेस्ड पे डिवाइड करके पढ़ते हैं तब वो 16,000 हैं। अगर इसको कैटेगरी बेस्ड पे डिवाइड नहीं करते तो कैसे याद करते। असल में इनको कैटेगरी बेस्ड पे डिवाइड करने का फायदा ये हुआ कि हम इनको याद आसानी से कर पाते हैं, याद करने में आसानी हो, इसीलिए इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। तो इनको कैटेगरी में जो डिवीजन इनका किया गया, यानी कि जो वर्ड्स होते हैं आपके, इनको जो डिवाइड किया गया कैटेगरी में, वो भाई कैसे कैसे किया गया। तो ये कुल मिलाकर आपका जो डिवीजन इनका कहलाता है, जो आपके जो वर्ड्स होते हैं इनको जो कैटेगरी बेस्ड पे जो डिवीजन होता है वही क्या कहलाता है, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। समझ रहे हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, बिल्कुल। तो वर्ड्स जो होते हैं उनको जब आप कैटेगरी बेस्ड पे डिवाइड कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ही आपको ये सारी चीजें क्लियर रखनी है। तो वर्ड्स जो होते हैं उनको जब हम कैटेगरी बेस्ड पर डिवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। चलिए अब एक छोटा सा प्रश्न आपका यहीं पे क्लियर कर देते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपका क्या आंसर होगा। आप कहेंगे सर हम तो कंफ्यूजन में हैं कि 8 हैं, 9 हैं या 10 हैं। देखो भाई वैसे तो मैं आपको बताऊं तो मैं लिख तो आपको 10 भी दूंगा, लेकिन असल में होते कितने हैं, 8। कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने ये 9 और 10 ये क्या क्या चीजें हैं। तो देखो भाई असल में है ये, मैं यहां पे आपके लिखने जा रहा हूं 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहां लिखूंगा, सारे समझना। देखो पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है नाउन। कौन सा रहता है, नाउन। दूसरा इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट रहता है, प्रोनाउन। कौन सा रहता है, प्रोनाउन। फिर तीसरा इसके बाद क्या आता है भाई, वर्ब। क्या आता है, वर्ब। फिर चौथा क्या आता है आपका, एडजेक्टिव। क्या आता है भाई, एडजेक्टिव। ठीक है। फिर इसके बाद पांचवा क्या आता है, एडवर्ब आता है। फिर क्या आता है, एडवर्ब। फिर इसके बाद क्या आता है भाई, एडवर्ब के बाद फिर आता है आपका प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन। फिर इसके बाद क्या आता है, कंजंक्शन। और फिर आपका 8वां क्या आता है भाई, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। तो कुल मिलाकर ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि मेन है। समझ रहे हैं ना, दिखाई दे रहे हैं 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको यहां पे, बिल्कुल।
तो ये 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं को ही पढ़ना होता है, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप कहेंगे सर 9वां और 10वां भी बता दीजिए, जब होते हैं तो बता ही दीजिए। बिल्कुल भाई, देखो असल में जो नमा आपका होता है वो होता है भाई डेटरमिनर। क्या होता है? डेटरमिनर, समझ रहे हैं ना, डेटरमिनर। और आपका जो 10वां होता है वो क्या होता है भाई? आर्टिकल होता है। क्या होता है? आर्टिकल। अब क्वेश्चन इन दोनों से भर भर के पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल और डेटरमिनर से। दोनों से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको दोनों के क्वेश्चन को करना होगा। मैं आपको बता दूं, असल में ये दोनों के दोनों पार्ट्स उठ के कहां पहुंच जाते हैं भाई? आपके एडजेक्टिव में पहुंच जाते हैं। डेटरमिनर भी आपका एडजेक्टिव में चला जाता है और आपका जो आर्टिकल वाला पार्ट है ये भी आपका एडजेक्टिव में चला जाता है। तो भाई ये कुल मिलाकर 8 रह जाते हैं। तो ये इंक्लूडेड रहते हैं, हालांकि फिर भी इनको अलग अलग पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये इंक्लूडेड रहते हैं। लेकिन आपसे अगर कोई कभी भी पूछे कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपका सीधा आंसर क्या रहेगा कि सर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। बात खत्म। समझ रहे हैं ना बातों को? ठीक है, बिल्कुल। तो ये भाई आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप लिख लीजिए। कल हम इनका शॉर्ट इंट्रो, आपको जो कल की वीडियो रहेगी उसमें हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का शॉर्ट इंट्रो देंगे। ये जो 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सामने लिखे दिख रहे हैं, इनको बिल्कुल ही कैसे शॉर्ट में, देखो याद करने की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं नाउन क्या होता है, तो कई बच्चे तो ये रटे हुए बैठे होंगे कि सर ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। दैट इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ? ऐसे करोगे कंपटीशन में? नहीं होगा ना, ऐसे नहीं करते हैं। देखो इसमें क्या रहता है कि इनकी जो छोटी छोटी बातें हैं, असल में जहां से आपको याद रखना होगा, इस तरीके से बताऊंगा कि आप बिल्कुल बहुत आसानी से उनको याद रख पाएंगे। ऐसे नहीं करना है। अब अगर मैं प्रोनाउन की पूछूं कि प्रोनाउन क्या होते हैं, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड टू प्लेस ऑन नाउन, ऐसे बोलोगे, या प्लेस ऑफ नाउन ऐसे बोलोगे ना? ये नहीं होगा। ये तो बहुत छोटे लेवल की बातें हैं, आप इस तरीके से नहीं करेंगे। आपको स्टैंडर्ड तरीका सीखना होगा। तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था बेस कहां, जो बैच हमारा चल रहा है वो कहां से चलेगा? बेसिक टू एडवांस चलेगा। तो जब बेसिक टू एडवांस चल रहा है तो मैं बताऊंगा ना इनकी तरीके की डेफिनेशन, कि असल में क्या याद रखना है। मैं ऐसे बताऊंगा कि ये फिंगर टिप्स पे रहेंगे। आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पे रहेंगे। कभी भी कोई पूछेगा तुरंत बताओगे 1 सेकेंड में। समझ रहे हैं ना बातों को? तो लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में तो हम इनको नहीं देखेंगे। कल की वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट जो है ओवरव्यू ले लेंगे कि असल में जो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे पीछे लिखे हुए हैं ये क्या हैं, इनकी क्या बेसिक दिनचर्या है, कैसा इनका कार्य है, सारी चीजें आप कल की वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे जैसे होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना बातों को? ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोगों ने वर्ड्स के बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी ली, वर्ड्स के बारे में बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने सीखा। ठीक है, वर्ड के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल गई और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपका आज की वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर हुआ। बहुत सारी नई जानकारी भी आपको इस वीडियो के दौरान मिली। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।